हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कल हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे इस वाले सेट के। इसके बचे हुए 8 क्वेश्चन निपटा लेते हैं, उसके बाद अपना अगला फिर 20 वाला सेट करेंगे। जो हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे उनमें से हमने जो एनालाइज करा था हमको पता चला था क्या कि हमारे 3 क्वेश्चन तो हमारे आर्टिकल से आ रहे थे, 3 प्रीपोजिशन से आ रहे थे, एक हमारा क्वेश्चन टैग से आ गया था। अभी तक जो ग्रामर के पोर्शन में से ये 7 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, 12 में से 7 क्वेश्चन। लेकिन वो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके इन 3 चैप्टर्स से हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप नाउन प्रोनाउन पढ़ने की बजाय ज्यादा इन चैप्टर्स पे ध्यान दें। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ने की बजाय आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी काउंट करेंगे, इन 20 में से कितने निकल के आते हैं वो देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 हमारा खत्म हो गया था, 12 के बाद 13 हमारा फिर से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन अब प्रीपोजिशन से हो चुके हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन सेंटेंस। सच रूड बिहेवियर वाज नॉट एक्सपेक्टेड डैश यू। तुमसे ये रूड बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे। ठीक है, तुमसे की बात आ रही है। ठीक है, से के लिए क्या यूज होता है? अब हमारा ओन और एट जो है दोनों पर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, सेंस पे नहीं जाते क्योंकि क्वेश्चन जो है फ्रॉम पे। ठीक है, ओन और एट दोनों ही पर के लिए यूज होते हैं, और बाई जो है वो द्वारा के लिए यूज होता है, किसी के द्वारा, बाई यू, बाई देम। ठीक है, ये इस तरीके से यूज होता है मैक्सिमम। तो एक्सपेक्टेड के साथ क्या यूज होगा? हमारा फ्रॉम। अब एक्सपेक्टेड के साथ दोनों चीजें यूज हो सकती है, दोनों क्या? एक्सपेक्टेड ऑफ या फ्रॉम। ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमारा फ्रॉम है, जो हमारे एग्जामिनर्स मानते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑफ भी आ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता है। मतलब आपके अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो फ्रॉम ही आता है। ठीक है, तो ये लेस आएगा, बहुत कम आएगा। सबसे ज्यादा जो आएगा एक्सपेक्टेड के साथ फ्रॉम ही आएगा। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 14, सॉरी, 13 के बाद 14। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे? क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन टैग से कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। 4 प्रीपोजिशन से आ गए, 2 क्वेश्चन टैग से और 3 हमारे आर्टिकल से। मैंने आपको क्वेश्चन टैग में बताया था, जब आप क्वेश्चन टैग को बनाएंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जो भी उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो, कुछ सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी यूज होगी तो उसके लिए आपको लेट वगैरह से बनाना पड़ता है, वो एक स्पेशल केस है। जब कभी आएगा मैं पूरी तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं अगर कभी क्लास क्रिएट कर पाया तो मैं पूरी तरीके से तीनों चैप्टर्स को क्रिएट, 4-5 पेपर देखते, 4-5 पेपर में अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो मैं एक बार तीनों ही चैप्टर्स की एक क्लास बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है और आपका क्वेश्चन टैग जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव नोट, हैव हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ नोट लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव है। हमें 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक सब्जेक्ट क्या है, और जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात। तो यू हैवंट सीन दिस फिल्म, तो हैव जो है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, सीन जो है वो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और फिल्म जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि यही वाली फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक्स में अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव, और सब्जेक्ट क्या है? यू। क्योंकि ये सेंटेंस नोट का है तो ये पॉजिटिव में बनाएगा, तो बस हैव यू हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, या तो आपको नोट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, या फिर आपको यहाँ पे कोमा और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इससे आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ना लिखे ही क्वेश्चन टैग बनाओ, करेक्ट पॉजिटिव, यहाँ तो पूरा ही लिख दिया इसने, करेक्ट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ ये सेंटेंस दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहना कि पॉजिटिव भी ना दे, क्वेश्चन टैग भी लिखा हुआ ना दे। ठीक है, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग सब्जेक्ट मेरा ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, और हेल्पिंग वर्ब नोट वाली है। ठीक है, तो मुझे बस हेल्पिंग वर्ब लिखना है, प्लस में ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा
स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, स्पेलिंग करेक्शन के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब ग्रामर को नोट डाउन कर रहे हैं हम, एंटोनिम सिनोनिम्स तो ये आपको ब्रेक डाउन करने ही पड़ेंगे। सी अटेम्प्टेड रिकॉन्सिलेशन विद हर एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड, एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड मतलब कि स्ट्रेंज नहीं है फ्रेंड, एस्ट्रेंज्ड मतलब स्ट्रेंज तो पूरी तरह के स्ट्रेंज हो गया, एक जाना पहचाना दोस्त जो है उसके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, ठीक है। इस वर्ड का जो एक्चुअल है वो एक्चुअल स्पेलिंग ये है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग होता है सुलह या मिलाप, सुलह या मिलाप। मेरे को 1 सेकंड देना, चलो बाद में देखें, कोई दिक्कत, ठीक है। इस वर्ड का जो मतलब होता है वो हमारा होता है सुलह या मिलाप, ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आता है और इसमें तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आप एक बार आप उसको मेरे को 1 मिनट देना। आपके 1 मिनट के लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कोई दरवाजे पे आ गया था। हाँ जी, ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन सुलह या मिलाप इसका मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सुलह का जो सबसे कॉमन सिनोनिम्स है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज है, जो कि हम करते ही रहते हैं जिंदगी में। तो कॉम्प्रोमाइज है वो हमारा सिनोनिम्स हो गया, और एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। एग्रीमेंट ज्यादातर लीगल उसमें प्रोसीजर में यूज होता है। ट्रीटी हो गया, जैसे कि देशों की सरकार के बीच में ट्रीटीज होती हैं। कोलैबोरेशन हो गया, या हाँ कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो, कोलैबोरेशन हो गया, ये साथ में आना एक तरीके से, ठीक है। ये सारे इसके जो है वो सिनोनिम्स हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिलो वर्ड टू ट्राई टू सेटल ए डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि 2 पार्टीज है उनके बीच में डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है उसको शांत करना है, ठीक है, उसकी सुलह करानी है, ठीक है, रिकॉन्सिलेट कराना है एक तरीके से। तो आपके यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड में से 2 वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, सिमिलर से हैं। जैसे इंटरफेरेंस और मीडिएट जो है वो आपका दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड का लगभग लगभग मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर मैं टू ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज की बात करूंगा तो वो हमारा मीडिएट होगा। मीडिएट करने वाला बंदा बीच में आता है और 2 पार्टीज को सेटल कराता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर तो 3 हो गया। बाकी हम तीनों वर्ड देख लेते हैं एक बार। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अब ये नेगेटिव वर्ड है एक तरीके से, कि आप किसी की चीज में हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो ये एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। सुबडर्ड क्या बोलेंगे इसे, जो कुछ भी बोलेंगे इसे, इस वर्ड का मतलब होता है हारा हुआ, शांत। सुबड्यून्ड, एक बार प्रोनाउंस करके देखूंगा, छोड़ो। सुबड्यून्ड, ये हमारा नॉट इजिली लाउड, नॉट वेरी लाउड और ब्राइट, ठीक है, मतलब कि ढला ढला सा, नॉट वेरी लाउड और ब्राइट, ठीक है। अटैक का मतलब आप लोगों को पता ही है, अटैक क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा है जंबल वर्ड्स का। मैंने पहले ही बोला था जंबल्स नहीं करेंगे, पैसेज नहीं करेंगे,
ठीक है, ये दो टाइप जो है वो हम यहाँ पे डील नहीं करने वाले, क्योंकि आपके रीडिंग बेस के टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। मतलब कि कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, अथॉरिटी की एब्सेंस है, उस वाले सिस्टम को क्या कहेंगे? ये सारे के सारे गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सिस्टम तो कहना गलत होगा, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी, अनार्की और ब्यूरोक्रेसी, इस वर्ड का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है कि अनार्की का मतलब क्या हुआ। मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है उथल पुथल। ड्यू टू द एब्सेंस, किस वजह से उथल पुथल? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का ना होना या अथॉरिटी को ना मानने के कारण जो उथल पुथल होती है, उस कंट्रोलिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? ठीक है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम को कहते हैं मोनार्की, यानी कि उपद्रव की स्थिति। सरकार की कोई मान नहीं रहा, बस जैसा कि पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। ठीक है, इधर म्यांमार में आजकल हो रहा है, म्यांमार में अथॉरिटी की कोई नहीं मानता, सेना ने टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान में हमारे में होता ही रहता है। बीच में यहाँ पे अभी इंडिया में भी लगभग असम बसम की तरफ में, शायद इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड में दंगे हो रहे थे। तो वो सब जो है वो अनार्की के सिचुएशन है, उपद्रव की सिचुएशन है। ठीक है, अगर इसके हिंदी वर्ड की बात करोगे तो इसका हिंदी वर्ड हो जाता है उपद्रव, उपद्रव की स्थिति एक तरीके से। ठीक है, डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी हमारी जो होती है वो होती है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर लोगों का शासन। ठीक है, ये हमारे अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। ठीक है, डेमोक्रेसी की सबसे वेल डिफाइंड डेफिनेशन जो अवेलेबल है इस दुनिया में कि अगर किसी को डेमोक्रेसी की देनी है तो वो हमें इस तरीके से देगा। ठीक है, डेमोक्रेसी को अगर आपके इसमें आता है, अगर स्टेटमेंट के रूप में आता है, वन वर्ड के रूप में, तो आपका कैसा आएगा? इसे कहेंगे हम ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट, ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड, यानी कि चुनी गई सरकार। ठीक है, बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई यहाँ पे सरकार होगी, तो वहां पे हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर हम ही लोग तो चुनते हैं सरकार को, जैसे यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर मैं जीएस की बात करूं तो सबसे पहला जो संविधान था वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था सबसे पहला वो हमारा यूएसए का था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित में, सबसे बड़ा लिखित में। ठीक है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा जो है वो इंडिया का है। ठीक है, और जहां भी आपको डेमोक्रेसी मिलेगी वहां का आपको एक संविधान मिलेगा। जैसे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, नेबरिंग कंट्री में नेपाल का संविधान अभी 2014 के आसपास शायद बना है। ठीक है, और अभी वहां पे बात चल रही है कि दोबारा से राजा का शासन लिया हुआ, तो डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है ना, सरकारी लोग आ गए तो वो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं राजा के बनस्पत, वहां पे चेक एंड बैलेंसेस ज्यादा थे। ठीक है, तो कहीं कहीं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लार्ज स्टेट है। नेपाल जो है वो तो छोटा सा स्टेट है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा स्टेट है, कंट्रोल हो सकता है इजिली। अब इंडिया में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है, यहाँ पे राजतंत्र हो जाता है, तो यहाँ पे राजतंत्र दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली के बंदे को ज्यादा ज्यादा कोलकाता और इधर बिहार का तक का पता चल जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के टॉप पे क्या हो रहा है, उधर कन्याकुमारी के टॉप पे क्या हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट एक ही बंदे को जाएगी, तो वहां तो अनार्की बैठ होगी। ठीक है, तो हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं सत्ता, खुद के द्वारा सत्ता, ऐसे लिखेंगे ना स्वयं सत्ता को, सत्ता। ठीक है, स्वयं सत्ता, द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको अगर थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज हो तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि यूएसए के अंदर ना बहुत सारे स्टेट हैं, कैलिफोर्निया हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं। अब इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हो, आपकी खुद की कोई वो नहीं है,
मतलब अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करोगे तो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपनाई जाएगी हर स्टेट के द्वारा। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे ऊपर है, किसी स्टेट की अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं मिलेगी आपको। फंडिंग ले सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि जैसे सपोज मान के चलो कि यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में अगर यूएसए के तालमेल खराब है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया अपनी बेहतरी के लिए वहां से कुछ टाई अप कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है, इंडिया में अगर इंडिया के चाइना के साथ रिश्ते खराब है तो केरल जाके वहां पे कुछ टाई अप करिए, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये ऑटोनॉमी है, ये डेमोक्रेसी के अंदर ऑटोनॉमी है। यूएस के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर ऑटोनॉमी हमारे यहाँ पे नहीं है। या ऑटोनॉमी का आप एक तरीके से ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अभी श्रीलंका का पोर्ट वाला चल रहा है। श्रीलंका ने पोर्ट गिरवी रखवा दिया है चाइना को, क्योंकि वहां से बहुत सारा लोन लिया था। अब वो जो लोन लिया था उसकी जगह जो पोर्ट उन्होंने दे दिया, तो उसकी उसकी वजह से वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी होते हुए भी वहां पे उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। उस पोर्ट के अंदर ये जो पोर्ट वाला एरिया इसने चाइना को दे दिया है, इसके अंदर श्रीलंका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं बचा। यहाँ पे श्रीलंका का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में श्रीलंका के लैंड के अंदर ही लैंड है वो, लेकिन ये कंट्रोल्ड बाई चाइना है, तो यहाँ पे उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप ऑटोनॉमी का मतलब थोड़ा सा समझ पाए होंगे। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है भैया जी ऑफिशियल्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स हो, उनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी जब आती है तो वो इस तरीके से आती है, गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स, एक गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स इन ए स्टेट। मतलब कि एक स्टेट में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ना कोई सरकार हो ना कोई राजतंत्र हो, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा वहां पे स्टेट चल रही है हायरार्की में, जैसा हमारे यहाँ पे नहीं है ये। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति नहीं होता, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, चीफ सेक्रेटरी होता, सचिव होते, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल के होते, सिर्फ वही हमारी सत्ता को चला रहे होते, तो वो हमारी स्टेट जो हो जाती है वो ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, वहां चेक एंड बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो खाली ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। यू हैवंट हर्ड दिस ट्यून, देखो हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन टैग पे। ठीक है, क्वेश्चन टैग को खींच दो, प्रीपोजिशन को खींच दो, जो भी देख रहा है आज प्रीपोजिशन को खींच दो, क्वेश्चन टैग को खींच दो। प्रीपोजिशन तो आपका 4-5 दिन का चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन टैग तो मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे का 4 घंटे का चैप्टर है टोटल। इन टोटल 3 से 4 घंटे में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 4 पन्नों का चैप्टर है। केडी कैंपस की नीतू सिंह जी की बुक आती है, या प्लिंथो पैरामाउंट किसी का पुरानी पड़ी हो 13-14 के टाइम की, वो उठा लो अपने भाई भाई की किसी की, उससे कर लो। मोर और लेस सब चीजें सेम ही है, एक आधा एग्जांपल ही चेंज हुआ होगा। ठीक है, कोई भी पढ़ी हो, 2 पन्नों का चैप्टर फटाफट कंप्लीट कर दो। जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, मुझे पता है क्वेश्चन टैग में पहली बात तो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बोल ही दिया है, नहीं बोला होता तो मेरे को यहाँ पे देख के पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है। हैव नॉट की वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो हैवंट है। ठीक है, तो मेरे को पता चला क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब मेरी हैव है, मैंने हैव लिख दिया। मैंने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। दिस ट्यून जो है वो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्या यू लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लग गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा है। 2-3 एक्सेप्शनल केस हैं, वो आप किताब पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है, मैं कभी बना पाया तो बना पाया। 19 के बाद हमारा बचता है सिर्फ एक, ये हमारा फिर से किसका क्वेश्चन है, एरर करेक्शन का, सॉरी एरर करेक्शन का बोल लो, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का। ठीक है, स्पेल मिस्टेक का क्वेश्चन है। स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल के बारे में पूछा गया। स्केप्टिकल, आई एम एक्सट्रीमली स्केप्टिकल अबाउट, देखो सेंस जो है यहीं से पढ़ के बना ले। अगर ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता तो मैं इस सेंटेंस को देख के कैसे सेंस बनाता। आई एम एक्सट्रीमली स्केप्टिकल अबाउट व्हाट आई रीड इन द प्रेस, मैं उसके बारे में बड़ा स्केप्टिकल रहता हूं जो मैं प्रेस में पढ़ता हूं। या तो ये नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव हो सकता है। स्केप्टिकल जो मैं प्रेस में पढ़ता हूं उसके लिए रहता हूं, मतलब या तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं या तो बहुत गलत लिखते हैं।
तो अगर मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता तो या तो मैं एक्सट्रीम नेगेटिव वाला ऑप्शन लगाता या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव वाला। ठीक है, इस तरीके से मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं कि इन दोनों में से एक लगाना है। स्केप्टिकल का एक्चुअल मीनिंग होता है नॉट इजिली कन्विंस्ड। ठीक है, जो इजिली कन्विंस्ड ना हो। कन्विंस्ड, ठीक है, ये एन कन्विंस्ड। अब इसका क्या मतलब होता है? कन्विंस का मतलब है कि मान लेना। जो इजिली मानता ना हो, मतलब कि जो प्रेस में लिखा हुआ है उसको मैं इजिली नहीं मानता। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसमें वो रहता हूं। ठीक है, या फिर एक इसका एक और हो सकता है अगर वो आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, हैविंग डाउट्स। जो भी देख रहा हूं, जो भी सुन रहा हूं, उसके बारे में मेरे को डाउट्स है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा आपका डाउटफुल आ जाए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाए तो आपका सीधा सीधा डाउटफुल आ जाए। ठीक है, ये आपके तीन तरीके से आ सकता है वन वर्ड में, या आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में डाउटफुल का कन्विंस्ड आ जाएगा। बस ये आपका एंटोनिम्स में आ जाएगा इसके। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी इन 8 को खत्म करते हैं, इसके बाद पूरी एक क्लास 20 की करवा दूंगा, तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है।